तो इस पूरे सीमा प्रसंग में 3 बातें हैं पूरे प्रकरण में। एक तो भारतवर्ष की सीमा की चर्चा हुई है, दूसरा उनके प्रांतों जनपदों की चर्चा हुई है, और तीसरे वैदिक संदर्भों को आधार बना करके कुछ विमर्श हुआ है। तो इन विमर्शों को, क्योंकि बहुत ही व्यापक इसका परिक्षेत्र है और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनके बहुत सारे उद्धरण ओझा जी ने उन संवादों को लेकर के उसकी विस्तृत व्याख्या की है। तो पहले देश की सीमा, और फिर उसके प्रांत, और फिर उसमें रहने वाले लोगों के विचार विमर्श संवाद, इस 3 खंड में इस पूरे सीमा प्रसंग को हम पढ़ सकते हैं। भारत की सीमा क्या है, क्योंकि यहाँ ओझा जी ने द्वीपों की चर्चा प्रारंभ नहीं की है, यहाँ सीधे भारतवर्ष पर आए हैं। और पुराणों में हम सप्तद्वीपा वसुंधरा और जम्बू द्वीप के 9 वर्ष, उसमें से 1 वर्ष भारतवर्ष, भारतवर्ष के 9 खंड, उसमें से 1 खंड भरत खंड या कुमार खंड या कुमारिका खंड, जिसको आजकल हम साउथ एशिया कहते हैं। जो भारत, क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भारतवर्ष से अभी कुछ वर्षों पूर्व अलग हुआ, 1920 तक भारत में ही था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि तो भारत के साथ जुड़े ही देश थे। ये आंग्ल शासन काल तक इनका हमारी कोई ऐसी सीमा नहीं थी। अब उसको हम इंडिया, दैट इज भारत कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष की जो सीमा है, उस सीमा के विषय में ओझा जी ने अनेक नई बातों की संकल्पना की। उन संकल्पनाओं को, यद्यपि ये सब विषय पुराणों में विस्तार से बताए गए, जैसे अभी विद्वानों ने उद्धृत किया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। वहीं पर लिखा पूर्वे की राता, पूर्व में की रात है, पश्चिमे यवना स्थिता, और पश्चिमी सीमा यवनों की है। तो यदि हम विष्णु पुराण को आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से देखें, तो आधुनिक विद्वान इसका 1ली शताब्दी काल मानते, हम लोग नहीं मानते। उस काल में उन्होंने, तब मुस्लिम लोगों के लिए हम यवन शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि तब मुस्लिम धर्म के लोग थे ही नहीं। तो यवन जो लोग थे वो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोगों को हम यवन करते। तो ग्रीक प्रांत पर्यंत हमारी यह सीमा थी। पश्चिमी सीमा ग्रीक प्रांत पर्यंत, और पूर्वी सीमा किरात, और उत्तरी और दक्षिणी तो हमें ज्ञात ही है। इतना बड़ा भारतवर्ष था, ये विष्णु पुराण कहता है। यहाँ पर ओझा जी इसी विषय को 2 भागों में विभाजित करते। ये अन्य किसी, जैसे पूर्वे की राता और पश्चिमे यवना स्थिता, तो भारत का पूर्वी भाग और भारत का पश्चिमी भाग, भारत का उत्तरी भाग, भारत का दक्षिणी भाग। तो इस बात को उन्होंने कहा पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विधा कृतम भवति। पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, अनयोरस्ति विभाजक एष नदः सिंधुरिति विद्यात्, और वह मध्य स्थान सिंधु को कहते हैं। सिंधु के पूरब और सिंधु के पश्चिम, सिंधु के पूरब को पौरस्त्य और सिंधु के पश्चिम को पाश्चात्य। पाश्चात्य प्राच्याम दिशि तु समुद्रो यो देशः फारमोसाख्यः
भारतवर्षस्य ऐसा सीमा पूर्वास्ति पूर्वस्य। तो पूर्व सीमा और पश्चिम सीमा को उन्होंने कहा अरब प्रांते यवनाः तत्पश्चात लोहितांबोधि लाल समुद्र पर्यंत एतावत खलु पश्चिम भारत वर्षम विजानीयात। तो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की उन्होंने सीमा और कहा कहां कहां तक पूर्वी और भारत की सीमा क्या है पूर्वी पश्चिमी की। तो उन्होंने कहा चीन समुद्रारब्धम, चीन समुद्र से लेकर के, आजकल चीन समुद्र पर बड़ा झगड़ा चल रहा है, चीन समुद्रारब्धम रक्त रक्त समुद्रांतम इष्यते यदिदम, और लाल समुद्र पर्यंत ये भारत की सीमा थी। भारत वर्षम तत्र च हेतवः एते प्रदर्शयन्ति, ये उनका स्थापना है। यह स्थापना करके उन्होंने अनेक हेतुओं और कारणों को गिनाया कि क्यों हम इसको पश्चिमी और पूर्वी सीमा बताने के पश्चात इस पूरे हिस्से को हम भारतवर्ष क्यों कहते हैं, इसमें कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में पूरा युग में संज्ञाएं इसकी क्या थी, क्या संज्ञा थी। तो उन्होंने कहा सिंधु पश्चिमी तो यह प्रदेश आलोहितांबोधे तस्य च संज्ञा शब्दाः प्रमाणम अस्य आर्य देशत्वे। सिंधु के पश्चिम में और कहां तक लाल समुद्र पर्यंत इसकी जो संज्ञा थी, उस संज्ञा से हम एक बात प्रमाणित कर सकते हैं कि यह आर्य वर्ष था, भारत वर्ष था। इसके होने में क्या प्रमाण है। तो उन्होंने दो हिस्से की, एक को कहा सिंधुस्थान और एक का नाम रखा पारस्थान। अद्यत्वे यद ब्रुवते भारत वर्षस्य सीमानम समुद्र नदम सा हिंदुस्तानस्य एतस्य सीमा स्यात् पूर्वम भारतवर्षम सिंधुस्थानाख्यया ब्रुवते। पूर्व भारतवर्ष है, माने सिंधु के पूरब का जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष को हम सिंधुस्थान कहते थे। और पश्चिम भारतवर्षम पारस्थानम पुरातनम ऊचुः निखिलम पारस्थानम सिंधो लोहितांबोधे। और जो पश्चिम निखिल पारस्थान जो है, उस पारस्थान को हम सिंधु से लेकर के लाल समुद्र पर्यंत ये हिस्सा था। दूसरा कि पश्चिम पूर्वी भारत जो था, सिंधु के पूरब का जो भारत, ये भी बात ओझा जी का एक मौलिक है, जिसमें उन्होंने मौलिक माने प्रमाणों पर ही आधारित है कि जिन्होंने सिंधु को मध्य में रख करके, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि भारत में के ग्रंथों में नदियों का जो जिक्र, आधुनिक विद्वान कहते वह जिक्र अफगानिस्तान के एक नदी से आगे की किसी नदियों का जिक्र नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं यहीं तक भारत की प्राचीन सीमा रही। ये आधुनिक विद्वान जिनको जम्बू द्वीप के नदियों के पर्वतों का ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा आक्षेप करते हैं। उन्हीं के लिए उन्होंने, क्योंकि ये तो आजकल कहा जा रहा है, प्राचीन काल में पौरस्त्य भारते आर्यावर्त शब्द, पौरस्त्य भारत में आर्यावर्त एक शब्द प्रचलित था, इसको आर्यावर्त कहते। ये आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ये आदि जो शब्द थे, ये भौगोलिक क्षेत्र थे जिनको मनु आदि अन्य ग्रंथों में उद्धृत किया गया है। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे पूर्वी भारत को हम आर्यावर्त कहते थे, उसी तरह से पश्चिम भारत भी आर्यावर्त था।
उसके लिए आर्यायन शब्द का प्रयोग होता था। आर्यावर्तः शब्दो भवति यथा भारते पूर्वे पश्चातेपि तथास्मिन् आर्यायन शब्द ईरानी। ईरान आर्यायन शब्द का यही एक बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है, लेकिन आर्यायन उसको उन्होंने और व्याख्यायित करते हुए एक और्यायन शब्द का भी प्रयोग किया। और ये सब कहने के पश्चात वो कहते हैं कि मेरा ये कहने में तात्पर्य क्या है। तेन च पश्चिम भारतम आर्य निकेतनम इति प्रतीतम न। पश्चिम भारत भी माने सिंधु के पश्चिम, जिसको विष्णु पुराण यवन की सीमा पश्चिम रखता है, वह भी आर्य श्रेष्ठ लोगों का, वैदिक लोगों का क्षेत्र था। यह बात कहते हैं कि इन प्रमाणों से हम कह सकते हैं। इसके इनको उद्धृत करने के पश्चात वह एक आख्यान देते हैं, और आख्यान देने में वो कहते हैं कि उसके आख्यान को भी वो यही प्रमाणित करने के लिए देते हैं कि पश्चिम भारत माने सिंधु के पश्चिम का जो हिस्सा था वह भी आर्यों का, वैदिक लोगों का निवास स्थान था। और आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में वरुण, इंद्र, नासत्य जब उत्खनन में मिले तो आधुनिक इतिहासकारों ने कहा कि आर्य लोग पश्चिम एशिया से आए। अब इन प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि वो सब वैदिक क्षेत्र थे। उसका एक उदाहरण कहते हैं, एक ऋज्रासो नामासीत पश्चिम भारतस्य पश्चिम भारत ऋषि कश्चित। ऋज्रासो नामक कोई एक पश्चिम भारत के ऋषि थे। जरथस्तु तस्य अभूत दौहित्र। जरथस्तु उनके दौहित्र थे, ब्राह्मण द्वेषी। ब्राह्मण विद्वेषात् स हि तेषां ब्राह्मीं लिपिं त्यक्त्वा विपरीतां च खरोष्ठीं लिपिं अन्यां कल्पयामास। अब देखिए, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां, जिनमें उन क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख, अन्य भी अभिलेख मिले, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां जो भारत में और यूरोप आदि देशों में जो लिपि चलती है, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं वैसे वो लोग भी लिखते हैं। और एक जो विपरीत दिशा से जिसमें अरबी लिखी जाती है, क्योंकि खरोष्ठी उसी तरह से लिखी जाती थी और उसी लिपियों से उन लिपियों का विकास हुआ। तो ब्राह्मी ग्रुप और खरोष्ठी, इसको भी ओझा जी ने अपने एक ग्रंथ में, वर्ण विज्ञान पर जो उनका ग्रंथ है वर्ण विज्ञान, उस ग्रंथों में लिपियों का विश्व की वर्ण समीक्षा ग्रंथ में लिपियों के विकास का और विश्व की समस्त लिपियों का एक परिचय दिया है। और उसके आधार पर जो खरोष्ठी लिपि मूल बनी अरबी आदि लिपियों के विकास का, उन्होंने कहा विपरीताम तु खरोष्टिम लिपिम अन्याम कल्पयामास ऐन्द्रम देवाराधन धर्मम त्यक्त्वा सवारुणम विद्वान असुराराधन धर्मम लोके बलवत प्रचारयामास। विपरीताचरणात् ते मगाह ख्यातिमायाता। वो लोग मग कहलाए और साकत द्वीपाभिजना मगा इमे ब्राह्मणा अभवन। बाहलिकानुप्रान्तः साकत द्वीप प्रसिद्ध आसीत् प्राक् साकत द्वीपाध्यक्षाः सकाः इति क्षत्रियाः प्रथिताः और ते म्लेच्छ भासुक्ताः स्वीकीथाः स्वीकीदीयाः देशाः। इस प्रकार उन्होंने पश्चिम की लिपियों का, अरब देश के लिपियों का, पश्चिम एशिया के समस्त भूगोल को उन्होंने व्याख्यायित किया। और इस प्रकार से इस ग्रंथ में ज्यादा
स्थान, पश्चिम भारत के भूगोल और पश्चिम भारत के वर्णन, क्योंकि पूर्वी भारत सिंधु के पूर्व के विषयों की व्याख्या सर्वत्र थी, इसीलिए इन विषयों को यहाँ पर उठाया और कहा इत्थम केचित् ब्रुवते तथापि नैतावतः प्रदेशस्य आर्य क्षितिजाः हीयते। इन्होंने कहा कि ये भी सब वैदिक भूमि थी, आर्य भूमि थी। तेन च पश्चिम भारतम आर्य निकेतनम इति में मिति ब्रूमः। ये पश्चिम भारत भी आर्य निकेतन था, ये हम इस बात को प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं। और फिर उन्होंने ओरियान, इंडिया, इन शब्दों को कैसे यह ओरिजिनेट किए, इन विषयों को पश्चिम लगना बहते तामाहुम वैदिकाम नदीम सरयुम तस्याः प्रांतो दक्षिणः उक्तो नार्यैः पुरैरियानैरिति। जो एरियान शब्द था, इन विषयों को ओझा जी ने विस्तार से विवेचित करते हुए ओरियान शब्द का भी एक विश्लेषण किया कि पश्चिम, जिसको हम जो आप हम लोग जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, अफगानिस्तान और ब्राह्मण ग्रंथों को छोड़ दें तो रामायण और महाभारत के संदर्भों से, भौगोलिक वर्णनों से पता चलता है। उसी प्रकार उन्होंने एक और उद्धरण आख्यान उद्धृत किया कि विश्वामित्र पूर्वम राजासीत् कान्यकुब्ज देशस्य स वशिष्ठस्य कदाचित् हर्तुम गाम नंदनीम ऐच्छत् सा नंदनी तु नैच्छत् तम विश्वामित्रम अनुगंतुम क्रोधात् सा बहुवारम खुरतो भूमिम तदा व्यखनत् और तत्र वशिष्ठो वरुणाद ऐच्छत् साहाय्यम आत्मकुल सुहृदः उक्तम वेदे सख्यम वरुणेन ही तद वशिष्ठस्य। वरुण और वशिष्ठ की मैत्री का जो वैदिक संदर्भ है, उसी संदर्भ के आधार पर यह व्याख्या करते हुए, उनको व्याख्यायित करते हैं ओझा जी कि बाहली का देश राजो वरुणोयम देव युगे आसीत् जगमुह वरुणा ज्ञप्ताः पारस्थानाधिवासी पंचगणाः पहलव पारद यवनाः शक को काम्बोजौ परे च दरदाद्याः नंदिन्यास्तु खुरम ते मूर्धन्यादाय प्रणम्यतां भक्त्या वैश्वामित्रं सैन्यं व्यमर्दयन् अंजसा निखिलम तदवधिते किल कथिता खुरधा खुरदा तथा कुर्दा। अब कुर्द की समस्या देखिए। अभी कल टर्की ने इराक और टर्की के एक छोटा सा स्थान है जहां कुर्द लोग रहते, और वो कुर्द लोग अपना स्वतंत्र देश चाहते हैं। उनके ऊपर टर्की ने कल 2 दिन पहले आक्रमण किया। उन कुर्दों की चर्चा वैदिक संदर्भों के माध्यम से ओझा जी कहते हैं कि ते कुर्दा तेसाम जनपद संघ कुर्दस्थानम खुरासानम। इस प्रकार से उन्होंने कहा, एक और उद्धरण उद्धृत किया है कि देखिए हिंग पीठम समासाध्य। हिंग पीठ जो पाकिस्तान में हिंगलाज देवी का वह देवी पीठ है, वो कहते हिंग पीठम समासाध्य मक्के शांतम सुरेश्वरी खुरासना भिदो देशो म्लेक्ष मार्ग परायण। मक्का पर्यंत इन संदर्भों को यद्यपि ओझा जी बड़े विस्तार से व्याख्यायित करते हैं और बहुत सारे वैदिक संदर्भों को उद्घाटित करते हैं। समय बहुत हो रहा है, 7 बजे का हमारा समय, 7 बज गया है, अभी गुरु जी को बोलना है, तो मैं इन विषयों को ज्यादा यहीं पर समाप्त करता हूं। तो इस प्रकार से
ये ओझा जी ने जो भारत का भूगोल प्रस्तुत किया है, पूर्वी और पश्चिमी भारत का, यह पश्चिमी भारत का भूगोल पुराणों में यत्र तत्र प्राप्त है, लेकिन जिस प्रकार से इसको यहाँ व्याख्यायित किया गया है, यह हम सब के लिए बड़ा ही समादरणीय है और इस पर अत्यंत शोध और चिंतन की जरूरत है। और इसी मार्ग से हम लोग एक वर्ष पर्यंत भारत के, यह भारत का आख्यान है, भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास है। और जब हम इतिहास लिखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास की दो दृष्टि होती है, दो आंखें होती हैं, एक स्थान और एक काल, समय और स्थान। तो यह संदर्भ यह बताता है कि वैदिक काल से, वैदिक समय से माने बहुत ही प्राचीन काल से यह विषय हमारे ज्ञान का, हमारे स्थान का ये विषय रहा है। आज पौराणिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर टर्की और मिस्र में जब खुदाई होती है, तो बहुत सारे ऐसे संदर्भ और ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, जिन प्रमाणों के मेल करने से यह सब बात बहुत संगत होगी। तो इसीलिए इस पर बृहद चर्चा की आवश्यकता है